ठीक है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने एक नया क्वेश्चन स्टार्ट किया था जिसका नाम था साइंटिफिक टेक्निक्स गिवन बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर, जिसके अंदर हमने पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया जिसे कहते हैं वर्क स्टडी। और आपको भी पता है वर्क स्टडी के 4 पार्ट्स थे जिसको हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किया। उस वर्क स्टडी के पहले पार्ट में जिसका नाम हमने पढ़ा था वो था टाइम स्टडी। आपको भी याद रखना है बच्चा कि आपको हमेशा कोई भी काम करने से पहले, कोई भी काम किसी को देने से पहले आपको एक स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट करना है। उस स्टैंडर्ड टाइम को कैलकुलेट करने के लिए आपको प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करने के बाद आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए कितने टाइम की जरूरत पड़ती है। वही टाइम आपका स्टैंडर्ड टाइम हो जाएगा और वही टाइम लिमिट आपको हर एक वर्कर्स को, हर एक एम्प्लॉय को देना है ताकि आपका टाइम का वेस्टेज ना हो। फिर हमने सेकेंड हमने पढ़ा था टाइम स्टडी के बाद, आपको भी पता है वो था मेथड स्टडी, कि दुनिया में कोई भी काम करने के लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं। अगर मुझे कहीं जाना है तो उस जाने के लिए भी मेरे पास अलग अलग मेथड्स हैं बच्चा। अगर मुझे पढ़ाई करना है तो पढ़ाई करने के भी अलग अलग मेथड्स हैं। अगर मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं तो क्रिकेट खेलने के भी बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं कि मैं घर में बैठ के क्रिकेट खेल सकता हूं, मैं बाहर मैदान में जाके क्रिकेट खेल सकता हूं, मैं ऑनलाइन क्रिकेट खेल सकता हूं। ये अलग अलग मेथड्स होते हैं, हर चीज को करने के अलग अलग मेथड्स। हमको वो मेथड सेलेक्ट करना है जो बेस्ट हो, टाइम का जिसमें बचत होता हो और जितना ज्यादा हो सके कॉस्ट का भी बचत होना चाहिए। ये था मेथड स्टडी। चलिए नेक्स्ट वाली स्टडी जो हमने पढ़ी थी वो थी मोशन स्टडी। कौन सी स्टडी थी? मोशन स्टडी। मोशन स्टडी का मतलब ये होता है कि आपका काम है, मैनेजर का काम है कि वो अपने एम्प्लॉय और वर्कर्स को लगातार ऑब्जर्वेशन में रखे और मूवमेंट्स पे ध्यान रखे, मशीन्स पे ध्यान रखे, और जो भी अननेसेसरी मूवमेंट्स उनको नजर आए कि इसकी जरूरत नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, उन मूवमेंट्स को वो रिमूव कर दे। ये था मोशन स्टडी बच्चा। और नेक्स्ट वाली जो स्टडी थी वो थी फैटिग स्टडी। फैटिग स्टडी का मतलब होता है सर कि आप एम्प्लॉय से, वर्कर्स से लगातार कंटिन्यूअस काम नहीं कराएंगे, उनको टाइम टू टाइम ब्रेक आपको देना है, उनको लंच टाइम आपको प्रोवाइड करना है, उनको रेस्ट टाइम आपको प्रोवाइड करना है, हैवी टूल्स उनको नहीं देना है, गुड वर्किंग कंडीशन उनके लिए रखना है ताकि आपका एम्प्लॉय जल्दी जल्दी ना थके। क्योंकि अगर एम्प्लॉय बार बार थक जा रहा है, आपके वर्कर्स बार बार थक जा रहे हैं, तो ये गारंटीड है कि सर उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, और उनकी एफिशिएंसी का कम होने का मतलब है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान होना। बहुत सिंपल सी बात है। जस्ट एन एग्जांपल अगर मैं बात करूं बच्चों, आप लेक्चर्स में जब भी बैठते हैं, कॉलेज में बैठे हैं, आप स्कूल में बैठे हैं, अब मुझे बताइए आप लेक्चर जो अटेंड करते हो 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का, वो बेंच पे बैठ कर करते हो। अगर कोई ये कहे कि नहीं नहीं आज हमारा लेक्चर आप 1 घंटे खड़े होके करेंगे, तो आपको भी पता है बच्चों कि अगले 1 घंटे में आपके पैर की वाट लग जाएगी, आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। यही बात तो एम्प्लॉयज और वर्कर्स के लिए अप्लाई होती है, क्योंकि वो 8-8 घंटे काम करते हैं, 12-12 घंटे काम करते हैं, और अगर कोई मैनेजर इस तरह की चीजें करता है तो गारंटीड ऐसा है कि एम्प्लॉय और वर्कर्स की एफिशिएंसी कम होने वाली, जो कि बिजनेस के लिए अच्छी बात नहीं है। तो फटीग स्टडी भी आपको करते रहना है। नेक्स्ट जो आज हमारे लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है बच्चा, बहुत ही अच्छी टेक्निक लेके आए हैं जिसका नाम है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। इतनी अच्छी बात उन्होंने बोली सर, किन्होंने सर? एफ.डब्ल्यू. टेलर। एफ.डब्ल्यू. टेलर सर ने बोला कि आपके पास जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, आपके पास जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उनको जो भी आप टूल्स प्रोवाइड कर रहे हो, जो भी इक्विपमेंट्स आप प्रोवाइड कर रहे हो, वो टू गुड क्वालिटी का होना चाहिए, स्टैंडर्ड क्वालिटी का होना चाहिए, ताकि आपका एम्प्लॉय वो टूल्स के हेल्प से, उस इक्विपमेंट के हेल्प से अपने काम को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर पाए। एग्जांपल, अगर मेरे पास एक एडिटिंग टीम है जो वीडियो एडिटिंग करती है, उसको लैपटॉप की जरूरत है बच्चा, तो ये कॉमन सेंस की बात है कि मुझे ऐसा लैपटॉप उनको प्रोवाइड करना चाहिए जो आज के टाइम का अपग्रेडेड हो। मैं 1999 के जमाने का अगर कोई लैपटॉप लाके दे दूंगा सर, तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगा। अगर मैं किसी को नोट्स बोल रहा हूँ कि टाइप करके दे दीजिए, मेरे को नोट्स बनाने का काम है, वो मेरा वर्कर है, मेरा एम्प्लॉय है, तो मेरी जिम्मेदारी है मैं उसको ऐसा कीबोर्ड प्रोवाइड करूं जो बहुत स्मूथली काम करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बटन को 10 बार दबाना पड़ रहा है,
तब जाके कहीं वो वर्ड टाइप हो रहा है, तो ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर मैं आपको जो भी टूल्स प्रोवाइड कर रहा हूं वो बहुत ही घटिया क्वालिटी का है सर, तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगी। सोचिए सर, एकदम बेसिक एग्जांपल्स हैं। हम एक पेन खरीदते हैं और एग्जाम में हम लोग लिख रहे हैं, अगर वो पेन रुक रुक के चलना चालू हो जाए तो हमारा दिमाग खराब हो जाता है। हम कोई पेंसिल लेके रखे हैं, उसके हम डायग्राम बना रहे हैं, वो पेंसिल का नोक बार बार टूट जाएगा तो हमारा दिमाग खराब हो जाता है सर। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो टूल्स होने चाहिए वो स्टैंडर्ड क्वालिटी के होने चाहिए। जो कैमरे से मेरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो स्टैंडर्ड है सर, ये आपके सामने डिजिटल बोर्ड है ये भी स्टैंडर्ड है सर। हर चीज अगर स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड क्वालिटी का है, तभी एम्प्लॉय का काम होने वाला है, तभी वर्कर्स अच्छे से काम करने वाले हैं। तो पहला काम जो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है वो ये है कि आपको जो भी टूल्स प्रोवाइड करना है, जो भी इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करना है, वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलिए, आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको समझ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे वेस्टेज नहीं होता है और गुड क्वालिटी का काम भी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट वाले इस पे चलते हैं। बहुत ही अच्छी बात बोली गई है, वो है साइंटिफिक टास्क सेटिंग। साइंटिफिक टास्क सेटिंग का मतलब ये था, एफडब्ल्यू टेलर सर ने कहा बहुत ही क्लियर कट वर्ड्स में कि आपके पास जो वर्कर्स काम करने आ रहे हैं, आपके पास जो एम्प्लॉइज काम करने आ रहे हैं, उनका फिक्स टाइम होता है कि भाई 9 बजे आना है, 10 बजे आना है, 6 बजे आपकी छुट्टी होगी, 4 बजे छुट्टी होगी, सुबह 8 बजे आना है, रात में 8 बजे जाना है। 9 घंटे का शिफ्ट होता है, 12 घंटे का शिफ्ट होता है। तो जितने घंटे का उनका शिफ्ट है, हर दिन का आपको उनको काम प्रोवाइड करके देना है, काम का टारगेट फिक्स करके देना है, टास्क फिक्स करके देना है कि आज आपको 8 घंटे की ड्यूटी में ये पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट करके ही जाना है। आज अगले 1 घंटे में आपको ये रिपोर्ट कंप्लीट करके जाना है, आज अगले 5 घंटे में ये फाइल आपको कंप्लीट करके जानी है, आज अगले 8 घंटे में आपको ये प्रोडक्शन कंप्लीट करके जाना है। इसको बोलते हैं टास्क सेट कर देना। और जब एक एम्प्लॉय के पास, एक वर्कर के पास पर्टिकुलर टास्क फिक्स हो जाता है तो एम्प्लॉय को अपना टारगेट मालूम पड़ जाता है कि आज का ये मेरा टारगेट है, तो उसका पूरा फोकस अपने टारगेट को कंप्लीट करने के ऊपर होता है, जिससे वो टाइम का वेस्टेज नहीं करता है और अपने गोल्स को अचीव करने पे फोकस करता है। तो एफडब्ल्यू टेलर सर ने कहा कि पर डे का हमेशा टास्क फिक्स करके दो कि पर्टिकुलर दिन के दिन आपको ये टास्क कंप्लीट करके देना है। हाँ, ये डे का भी काम हो सकता है, 2 दिन का भी काम हो सकता है, 1 महीने का भी काम हो सकता है, लेकिन आपको टास्क तो फिक्स करना ही है ताकि एम्प्लॉय पूरे डेडिकेशन के साथ अपने टारगेट के ऊपर फोकस करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक बताई थी। किसने बताई थी बच्चों? चलिए बोलिए मेरे साथ। तो वो पर्सन का नाम था एफडब्ल्यू टेलर। इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत सिंपल सी बात इन्होंने बोली थी। उसके बाद नेक्स्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। अगर आप ध्यान देंगे बच्चा तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, किसी भी एम्प्लॉय को अगर मुझे काम पे रखना है, किसी भी वर्कर को मुझे काम पे रखना है, तो आपको क्या लगता है, मैं क्या उसका शक्ल देख के रखूंगा? ओहो कितनी माशाल्लाह क्या शक्ल है तुम्हारी, इसलिए मैं काम पे रख लूंगा? नहीं दोस्तों, ये तो स्टैंडर्ड ही गलत हो जाएगा। तो मेरा जो भी सिलेक्शन प्रोसेस होना चाहिए वो एकदम साइंटिफिक होना चाहिए सर। प्रॉपर एक प्रोसेस फॉलो होना चाहिए कि हाँ भाई स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन आपके अंदर है कि नहीं, आपके अंदर स्किल्स है कि नहीं, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है कि नहीं। ये प्रॉपर एक स्टैंडर्ड होना चाहिए मेरे पास सिलेक्शन करने का कि हाँ भाई एक पर्टिकुलर पर्सन के अंदर मैनेजर अगर बनना है तो लीडरशिप स्किल तो होना चाहिए, और पर्सन को बोलने ही नहीं आता तो काय का लीडरशिप है, वो काय का मैनेजर का पोस्ट वो हैंडल कर पाएगा। तो आपको लीडरशिप स्किल सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आपको इसको बोलते हैं कि आपने साइंटिफिक सिलेक्शन किया, ना कि आपने बायस्ड होके अच्छा आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते चलिए आज ही आपका हम यहाँ पे सिलेक्शन कर लेते हैं। ये कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है। तो सिलेक्शन करने के लिए साइंटिफिक प्रोसेस करना है। अच्छा, दूसरी बात जो है, आपने सिलेक्शन तो कर लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिलेक्शन करने के बाद ट्रेनिंग भी तो प्रोवाइड करना है ना सर। आपके कंपनी में कैसा वर्क एनवायरनमेंट है, कैसे वर्क का प्रोसेस काम करता है, कौन सा डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बातें तो उनको समझानी पड़ेगी। आपके पास कोई नई मशीन काम करती है, आपके कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर अलग है, तो ये बात तो पहले वर्कर्स को बतानी पड़ेगी, एम्प्लॉयज को बतानी पड़ेगी, तभी तो वो काम कर पाएंगे ना। तो आपको सिलेक्शन करने के बाद प्रॉपर ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करना है, ये जिम्मेदारी बनती है।
तो आपके लिए इस टेक्निक में क्या था कि साइंटिफिक सिलेक्शन, पहले तो सिलेक्शन एकदम साइंटिफिक कर लो और सिलेक्शन करने के बाद उनको प्रॉपर ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कीजिए। जैसे लोकल ट्रेन को चलाने के लिए लोको पायलट्स होते हैं बच्चा, आपने देखे रहेंगे, तो जो लोको पायलट्स है वो ऐसे ही नहीं आए हैं, उनका सिलेक्शन हुआ है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया गया है। ऐसा नहीं कि किसी भी पर्सन को उठा के लेके आ गए, बोले हाँ चलिए आज से आप ट्रेन चलाएंगे। ऐसा नहीं कि सर हम एरोप्लेन उड़ाना है उसके लिए पायलट चाहिए, तो हाँ अच्छा कोई पर्सन था वो बचपन में बहुत अच्छा कागज का प्लेन उड़ाता था, चला जा तो आज एरोप्लेन उड़ाने का। ऐसा नहीं होता है सर, आपका जो सिलेक्शन होता है वो साइंटिफिक होना चाहिए, प्लस सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग भी आपको प्रोवाइड करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट वाला हमारे पास है वो है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आप याद रखिएगा कि हमारे एफडब्ल्यू टेलर सर ने 8 फोरमैन के बारे में यहाँ पे बताया है। इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, ये याद रखिएगा बच्चों कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछने के चांसेस होते हैं, ये चीज अपने दिमाग में बिठा के रखिएगा। वो वीडियो एक बार आप गो थ्रू कर लेंगे तो आपको समझ जाएगा कि 8 फोरमैन कौन कौन से हैं। जैसे इसमें मैंने हाईलाइट करके दे दिया है कि रूट क्लर्क होता है, इंस्ट्रक्शन क्लर्क होता है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क होता है, डिसिप्लिन होता है, गैंग बॉस होता है, स्पीड बॉस होता है, रिपेयर बॉस होता है, इंस्पेक्टर होता है। ये उनके नाम है, ये उनके काम है। इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो अलग से मैंने अपलोड किया है, आप एक बार विजिट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 2 मार्क्स में बहुत बार पूछा गया है सर टर्म एक्सप्लेन करने में। अगर आप इसको रीड करेंगे तो रीड करते ही आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये है डिफरेंशियल पीस रेट वेज प्लान। इसमें एफडब्ल्यू टेलर सर ने बहुत ही क्लियर कट वर्ड्स में बोला कि जो वर्कर आपका स्टैंडर्ड टारगेट से ज्यादा काम कर रहा है तो उसको पेमेंट भी ज्यादा प्रोवाइड कीजिए, और जो वर्कर स्टैंडर्ड टारगेट से कम काम कर रहा है उसको पेमेंट भी कम प्रोवाइड कीजिए। इससे होगा क्या? इससे होगा कि वर्कर्स के बीच में आएगा मोटिवेशन, क्योंकि जिसने ज्यादा काम किया वो बोलेगा अच्छा मेरे को ज्यादा पेमेंट मिला, तो नेक्स्ट टाइम वो और ज्यादा काम करने का सोचेगा, और जिसने कम काम किया उसको पेमेंट भी कम मिला तो वो भी नेक्स्ट टाइम मोटिवेशन के साथ काम करेगा कि मुझे भी नेक्स्ट टाइम ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। क्योंकि एट द एंड कोई भी वर्कर अगर किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उसका टारगेट एक ही है सर, क्या कमाना है? पैसा। तो सिंपल सी बात है, एफडब्ल्यू टेलर सर ने बहुत ही लॉजिकल होके ये बात बोली कि सर जो ज्यादा काम करेगा उसको पेमेंट भी ज्यादा दीजिए, जो कम काम करेगा उसको पेमेंट भी कम दीजिए, ताकि वर्कर्स के बीच में मोटिवेशन बना रहे। यहाँ पे कुछ बच्चे टोक देते हैं, बोलते सर 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 ये तो बात बहुत सही की है, लेकिन हेनरी फेयोल सर ने तो हमको एक प्रिंसिपल बताया था। बोलिए उस प्रिंसिपल का नाम क्या था? सर उस प्रिंसिपल का नाम था इक्विटी। बोलिए प्रिंसिपल का नाम क्या था? सर इक्विटी। सर इक्विटी में तो बोला था सबको इक्वल ट्रीट करो। अरे बच्चों जरा सोच के देखो, कोई पर्सन है, मान लीजिए ये है पर्सन, बहुत डेंजर है, बहुत डेंजर पर्सन है ये। हाँ ये पर्सन है, इसका पर्सन का नाम है सोनू। यहाँ पे एक दूसरा पर्सन है, पर्सन का नाम है मोनू। अब मुझे बताओ बच्चा, मुझे बताओ ईमानदारी से, ये सोनू है वो एक दिन में स्टैंडर्ड टारगेट है उसका 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने का, उसने 150 यूनिट्स प्रोड्यूस किया। इसका भी टारगेट है 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने का, इसने 70 यूनिट ही प्रोड्यूस किया। और अगर मुझे बताओ दोनों को अगर मैं इक्विटी प्रिंसिपल के हिसाब से इक्वल ट्रीट करूं और दोनों को सेम पेमेंट करूं तो मुझे बताओ क्या ये सही होगा? तो कोई भी लॉजिकल पर्सन बोलेगा नहीं नहीं सर ये तो कितनी गलत बात हो जाएगी, क्योंकि सर मोनू तो बहुत खुश हो जाएगा, बोलेगा वाह क्या बात है, 70 यूनिट बनाने पे भी मुझे सेम पैसा मिल रहा है। यहाँ पे सोनू के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, वो डीमोटिवेट हो जाएगा, बोलेगा कि ये क्या बात हो गई सर, टारगेट 100 का था, मैंने 150 यूनिट बनाया, फिर भी मेरे को पेमेंट वो 70 यूनिट जैसा ही मिल रहा है, तो नेक्स्ट टाइम से ये सही से काम करेगा नहीं, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बुरी बात है सर। तो हर जगह इक्वालिटी का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता है, कुछ जगह पे आपको डिफरेंशियल पीस वेज रेट प्लान आपको अप्लाई करना पड़ता है, ताकि वर्कर्स के बीच में मोटिवेशन बना रहे कि जो जितना ज्यादा काम करेगा वो उतना ज्यादा पेमेंट कमाएगा, उतना ज्यादा पैसा कमा के लेके जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए लास्ट बात, आप इस पे अपनी राय जरूर बताइएगा। देखिए घर में आपकी राय तो कोई लेता नहीं है, मैं आपकी राय पूछ रहा हूँ बच्चा, ध्यान से सुनिए। आपने सुना रहेगा हमारे इंडिया में क्रिकेट बहुत फेमस है,
ये है बीसीसीआई। बोलिए आपने सुना है कि नहीं? ये क्रिकेट को कंट्रोल करते हैं हमारे इंडिया में, सबसे रिचेस्ट बॉडी है। आपको भी ये बात मालूम है। आपको ये भी मालूम रहेगा सर कि हमारे इंडिया में मेंस क्रिकेट की भी टीम है, वुमेन्स क्रिकेट की भी टीम है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये दोनों को, जितने भी क्रिकेटर्स होते हैं, अलग अलग उनका ग्रेड होता है। ए ग्रेड होता है, बी ग्रेड होता है, उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसी हिसाब से बीसीसीआई इनको क्या प्रोवाइड करती है? जल्दी बोलिए। सैलरी प्रोवाइड करती है। अच्छा, पहले बीसीसीआई का स्टैंडर्ड ऐसा होता था कि जो मेंस क्रिकेटर्स हुआ करते थे उनको सैलरी ज्यादा मिलती थी एज कंपेयर टू वुमेन्स क्रिकेटर। लेकिन अचानक से बीसीसीआई ने बोला नहीं नहीं, ये तो बहुत गलत बात है, वुमेन एम्पावरमेंट पे हमें बात करना है, तो इक्विटी का प्रिंसिपल हमें अप्लाई करना चाहिए। तो बीसीसीआई ने मेंस क्रिकेट और वुमेन्स क्रिकेट में खेलने वाले क्रिकेटर्स दोनों की सैलरी इक्वल्स कर दी। बताइए मुझे ये सही किया कि नहीं किया? आप जरूर कमेंट करके अपना व्यू बताना कि हाँ सर ये सही हुआ कि गलत हुआ। ये कौन से प्रिंसिपल के हिसाब से बात हो रही है सर? इक्विटी प्रिंसिपल के हिसाब से। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम लोग देखें तो मेंस क्रिकेट में सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। रेवेन्यू जनरेट होता है मतलब पैसा जनरेट होता है। सबसे ज्यादा टिकट इनकी बिकती है, सबसे ज्यादा व्यूअरशिप इनकी है, सबसे ज्यादा स्पॉन्सरशिप इनको मिलती है। मतलब पैसा ज्यादा जनरेट कौन सा क्रिकेट करके देता है सर? मेंस क्रिकेट। ये रियलिटी है सर। लेकिन अब धीरे धीरे देखिए वुमेन्स क्रिकेट भी है, लेकिन फिर भी वुमेन्स क्रिकेटर्स उतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं करते हैं। तो अगर एफडब्ल्यू टेलर सर का हम प्रिंसिपल अप्लाई करें तो वो तो ये प्रिंसिपल कहता है कि जो ज्यादा काम करेगा उसको पैसा भी क्या मिलना चाहिए? ज्यादा। और जो कम काम करेगा उसको पैसा भी क्या मिलना चाहिए? कम। लेकिन बीसीसीआई कौन से प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं? इक्विटी के प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं। तो आप कमेंट करके व्यू अपना शेयर कीजिए कि आपको क्या लगता है कि इक्विटी वाला प्रिंसिपल ज्यादा बेहतर है कि डिफरेंशियल पीस वेज रेट वाला प्लान ज्यादा बेहतर है? जरूर कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे हमने फर्स्ट चैप्टर का तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय दोस्तों।